वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूबीपीएससी के पॉलिटी के पीवाईक्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज अपने नेक्स्ट सेशन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग पॉलिटी के डिटेल एनालिसिस पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है, जितने एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पूरा जत्था आपको पॉलिटी का नहीं करना है। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल को देखिए और सिलेबस को कवर करने पे फोकस करिए, है ना। सिलेबस को पॉलिटी के फोकस करिए और पीवाईक्यू को एज अ मॉक की तरह सॉल्व करिए, ठीक है। पॉलिटी के चल रहे हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इनमें से किसी एक लेक्चर को भी चालू कर लेंगे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आर में देखिए अब हवा उड़ रही है कि मेंस में जो है जीएस डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है, तो अभी उसका कोई ऑफिशियल जानकारी तो है नहीं। अगर होगा भी तो होगा, क्योंकि प्री में तो कोई बदलाव है नहीं, तो आपको पढ़ना तो है ही है ना। आपके सोचने से चीज़ें बदल तो जाएंगी नहीं, तो इसलिए आप अपना सिर्फ समय का बर्बादी करेंगे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका गठन कब हुआ था। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। ये डेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग कमेटी ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो अम्बेडकर जी थे, इसमें 7 सदस्य थे, है ना, कल बताई थी। इन सातों का एक बार नाम रिकॉल आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए तो बहुत ही मज़ा ही आ जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा। फिर संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या बी.आर. अम्बेडकर। तो कल मैंने आपको ये मेजर कमेटीज 8 बताई थी ना। चलिए आज ये छोटी समितियां भी 13 थी, उनको भी देख लो। जैसे वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, स्टाफ समिति। क्रेडेंशियल समिति यानी प्रत्यायक समिति, ठीक है, क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सदन समिति जो थी इसके पट्टाभी सीतारमैया थे सदन समिति के। कार्य संचालन समिति इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, कार्य संचालन समिति। झंडा समिति इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, झंडा समिति। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.वी. मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वर्धाचारी, ठीक है, ये सभा के सदस्य नहीं थे, ये आपको याद रखना है, पर अध्यक्ष थे ये। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर समिति जो थी, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर समिति नलिनी रंजन सरकार, ठीक है, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न डेप्थ में, है ना। एस. वर्धाचारी, नलिनी रंजन सरकार, है ना, सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी समितियों के अध्यक्ष थे। एक और है भाषाई प्रांत आयोग जो था, एस. के. डार, ये इसके अध्यक्ष थे, ये भी सभा के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और पृष्ठ दीर्घा समिति उषानाथ सेन। और नागरिकता पर तदर्थ समिति ये भी एस. वर्धाचारी, है ना। तो एस. वर्धाचारी सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता पर तदर्थ समिति, ये सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नेशनल फ्लैग कमेटी क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। जो प्रीएम्बल है कह रहा हमारे संविधान में, वो कहाँ से लिया है। इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएसए से। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रीएम्बल से शुरुआत होता है, ये हमने वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या रिलीजन। अरे तो बहुत ही आसान हो गया भाई। देखो सुप्रीम कोर्ट को भी पावर संविधान देता है, पार्लियामेंट को भी पावर संविधान देता है, तो संविधान से बड़ा तो देश में कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ आपके लिए पर्सनली धर्म बोलोगे आप, पर आंसर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई, यानी जो जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में है, ये हमने कहाँ से लिया है, यूके, यूएसए, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी ये जुडिशियल वाली चीज़ें हैं ये हमने यूएसए से ही ले रखी हैं, जुडिशियल रिव्यू कोड, ठीक है। और दोस्तों यूपी पीसीएस की अगर आप शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच चालू है 2026 के लिए। प्री प्लस मेंस की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। आरओ के लिए बैच चालू है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। लोअर पीसीएस के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 400 में पूरी प्रिपरेशन चल रही है, 30 टेस्ट और 3000 सवालों की क्विज के साथ। तो आप जो भी चीज़ में इंटरेस्टेड है नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया हमने बताया है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन
जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो कहाँ कहाँ है, इंडिया यूएसए या सिर्फ यूके। तो भाई यूएसए से लिया ही है, भारत में है तो दोनों में ही हो गया। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ये जो हमने फेडरल सिस्टम ले रखा है, फेडरल सिस्टम क्या है भाई? डिवीजन ऑफ पावर, है ना। कुछ शक्तियाँ यूनियन के पास है, कुछ शक्तियाँ अपने स्टेट के पास हैं, है ना। बची हुई शक्तियाँ कंकरेंट लिस्ट में आ जाती है, जिसमें दोनों शेयर कर लेते हैं पावर, है ना। तो फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? कनाडा, यूके, यूएसए या आयरलैंड? तो ये हमने कनाडा से ले रखा है ना। संघीय जो संघात्मक व्यवस्था है कनाडा से ले रखी है। फिर कह रहा भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? तो अभी मैंने बताया ना, कनाडा पे, है ना। किस पे आधारित है? कनाडा पे। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी जो हमने यूनियन ऑफ स्टेट फ्रेज लिया है भाई, ये कहाँ से लिया है? अमेरिकन डिक्लेरेशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से या स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ये हमने कहाँ से ले रखा है? देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में ना, इंडिया दैट इज भारत, दो नाम हमने चुने हैं भाई। इंडिया भी सही है, भारत भी सही है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। बल ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। भाई फेडरल का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर है ना। योगी जी अलग काम करेंगे, मोदी जी अलग काम करेंगे, राज्य अलग काम करेंगे, केंद्र अलग काम करेगा। तो ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से, है ना। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? जो कंकरेंट लिस्ट है भाई, है ना, हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में है ना, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट केंद्र कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में राज्य, कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। ये हमने कहाँ से ले रखा है भाई? तो ये हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ है भाई? तो फिर से वही है, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ले रखी है हमने? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखी है, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इजी मॉडरेट टफ हर तरह के सवालों को करेंगे हम लोग। फिर कह रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने कहाँ से लिया है भाई? डीपीएसपी कहाँ से लिया है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान या यूएसएसआर से? कहाँ से ले रखा भाई डीपीएसपी? बताइए, आसान सवाल है। आयरलैंड से ले रखा है। कहाँ से? आयरलैंड से। और डीपीएसपी हमारे संविधान में कहाँ दिया हुआ है? पार्ट 4 में दिया हुआ है, आर्टिकल 36 से 51 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं, यानी इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा की बात कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन इंडिया और इन्फ्लुएंस बाय, तो कहाँ से लिया है हमने भाई इसको, है ना, जो नॉमिनेट करते हैं इन फील्ड में राज्यसभा में 12 लोगों को, ये आयरलैंड से लिया है ना, आयरलैंड से, ठीक है। चलो, अब संवैधानिक प्रावधान है उसके स्रोत, जैसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो देखो, समवर्ती सूची अभी आपने पढ़ दिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है भाई, ठीक। यानी डी में 1 कहाँ दिख रहा है? डी में 1, ऑप्शन डी में, तो फट से टिक मार दोगे आप। 1 भी अगर आता हो, है ना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, 1 आता हो बाकी सबको हटा दो। अब विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से ले रखा भाई? इंग्लैंड से ले रखा है रूल ऑफ लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित, कनाडा हो गया, ठीक है। चलो, अगला है मौलिक अधिकारों का अध्याय, अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। सॉरी, पहला है भारत का संविधान विशाल का है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम लॉन्गेस्ट। भाई बहुत बड़ा है। अब कारण क्या है इसका बड़ा होने का? कह रहा है क्योंकि फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिए इसलिए ये बड़ा है। अरे भाई बिल्कुल गलत। हमारा संविधान क्यों बड़ा है? हमारा संविधान बड़ा है क्योंकि इसने हर सेगमेंट्स को जो है न्याय देने की कोशिश करी है, चाहे वो पुअर क्लास हो, एग्रीकल्चरल हो, शेड्यूल कास्ट हो, सबके लिए प्रावधान है ना। भारत की ज्योग्राफी बड़ी है, उसके हिसाब से प्रावधानों को लिया गया, इसलिए वो बड़ा है, ना कि फंडामेंटल राइट बड़ा होने की वजह से। हाँ, ये सही है कि हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए है ना, दोनों इंडिपेंडेंटली सही है, पर ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिए? तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है भाई? यूएसए से ले लिया है कहाँ फंडामेंटल राइट? संविधान के पार्ट 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से 36 में दिया हुआ है ना।
फिर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का यानी ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आती है? 310, 311, 312 या 313? तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 312 में। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है ये भी पूछा गया है, तो सिर्फ 3 आती हैं। एक IAS हो गया भाई आपका, IPS हो जाता है, IFS ये फॉरेन सर्विस वाला नहीं, फॉरेस्ट सर्विस वाला है ना। IRS को मत इसमें शामिल कर देना, वो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो यहाँ आप देखेंगे 48A में नहीं दिया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 50 में है ये, ठीक है। 48 में क्या दिया हुआ है? 48 में दिया है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि और पशुपालन साइंटिफिक तरीके से हो, उसके बारे में बताया गया है। बाकी ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछे जा सकते हैं फिर से आपका। चलो फिर है अनुच्छेद 14, 36, 74 और 368, इसको मिलान करना होगा आपको, कौन सा सही होगा। तो आर्टिकल 14 ये किससे संबंधित है? राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर से, 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। यानी आसानी से आपने ऑप्शन मिला दिया डी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल। आसान है ये भी, नए राज्यों को शामिल करना, ये आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। अब ए में 2 कहाँ दिख रहा है? सिर्फ बी में, तो आंसर तो ये हो गया, बहुत ही आसान। राइट टू इक्वालिटी 14 हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22 हो गया, राष्ट्रपति की विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 हो गया। फिर आर्टिकल 54, 75, 155, 148 के बारे में है, इसका मिलान करना है आपको। जैसे अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 97 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिनेंस कमीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑल इंडिया सर्विसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बहुत ही आसान भी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 में हो जाएगा, फिनेंस कमीशन 280 में हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज 312 हो गया, ठीक है। आसानी से ऑप्शन मिलाना हो तो आप बी पे टिक कर देना। फिर कह रहा है कैग के बारे में, फाइनेंस कमीशन, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। आसान है भाई, इसको भी आप कर सकते हो। कैग का मतलब आर्टिकल 148, फाइनेंस कमीशन 280, प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनाया गया था 1976 में। संघ लोक सेवा आयोग 315, यानी ऑप्शन जो है 98 का ए हो जाएगा। चलिए अगला, ये भी काफ़ी आसान है। आर्टिकल 76, 148, 75, 131। 76 मुझे लगता है सबको पता होगा, अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। 148 कैग हो गया, 75 केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्ति हो गई, 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो गया। इंग्लिश में भी देख लो भाई, 148 कैग है, 76 अटॉर्नी जनरल है, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर है, 131 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन में जाओगे तो बी हो जाएगा। चलो अलग आ जाओ नेक्स्ट, 42, 45, 14, 41 के बारे में। तो 14 अभी आपने पढ़ दिया भाई, कानून के समक्ष सभी बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ए में 3 देख लो कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी हो गया, है ना। ये सब खत्म, एक भी आता होगा तो भी काम हो जाता है ना। कई बार आपको ये करना पड़ता है। अब जैसे कार्य करने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 41 में दिया, राइट टू वर्क किस में दिया, अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ होनी चाहिए, ये दिया है अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करें, ये किस में दिया हुआ है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 हो जाएगा भाई, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो एक बार, इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 हो गया, राइट टू वर्क 41 हो गया, और राइट एंड ह्यूमन कंडीशन ओवर 42 हो गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 45 हो जाएगा भाई, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो आज के लेक्चर की यहीं समाप्ति करते हैं। देखिए आपको कई आर्टिकल याद भी हो गए होंगे ना, ऐसे ही हम लोग कवर कर लेंगे, आप बस फॉलो करिए। 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी।